ऑलराइट, सो जय हिंद एवरीवन, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे हो गए हैं। सो सीडीएस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको कोई ढंग से ना तो पढ़ता है और ना ही इसको पढ़ाया जाता है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स को अच्छे से, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट कंटेंट या कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम हर बार हर एक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास है सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। वो कौन सी सिचुएशन है जो कि हमें महंगाई की तरफ लेकर के जाती है या लेके जा सकती है? ठीक है, राइट। क्लियर है? सबसे पहला, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई, स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहले, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन होगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि टमाटर की खपत किसी एक लोकेलिटी में एक दिन में 1000 केजी की है, जब 1000 केजी की खपत है तो टमाटर का रेट था 50 रुपीज पर केजी। अब अचानक से क्या हुआ? सप्लाई से ज्यादा डिमांड आ गया, यानी कि 2-4 शादियां हो गई उस लोकेलिटी में और अचानक से ये डिमांड हो गई 5000 केजी की। तो जब 5000 केजी की डिमांड हो जाएगी और सप्लाई अभी भी कितनी है? 1000 केजी, या हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो अचानक से इसका रेट जो है 80 रुपए या 100 रुपए पर केजी आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स वेरी सिंपल, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी के ऑप्शंस को अगर देखें, स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, स्लगिश ग्रोथ है, अगर डिमांड बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन नहीं होगा। रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, अब पैसा अगर कम हो जाएगा तब भी यहां पे इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, राइट। इससे इन्फ्लेशन कम होता है। अगर मनी सप्लाई कम हो गई मार्केट में तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। एंड हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर है उससे भी इन्फ्लेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स इज कॉल्ड, लगातार प्राइस लेवल का डिक्रीज करना और ये सस्टेन रहना, मतलब काफी टाइम तक रहना, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज सस्टेन्ड डिक्रीज, राइट। इसी तरीके से स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन विथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो ज्यादा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन विथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। डीवैल्यूएशन क्या है? रिडक्शन ऑफ करेंसी। ये क्या है सर? रिडक्शन ऑफ करेंसी। ठीक है। रिसेशन क्या होता है सर? इट इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन, जैसे 2009 में हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। तो एक ऐसा समय जिस समय इकॉनमी आपकी नीचे की तरफ चली जाती है, डाउन चली जाती है, धंधे सारे बंद होने लग जाते हैं या उनमें नेगेटिव इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलोंग विथ रैपिड इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और स्लो ग्रोथ है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन इसको आप बोल सकते हो। स्टैग्नेंट भी है प्लस इन्फ्लेशन भी है। ठीक है, इट इज स्टैगफ्लेशन, राइट। स्टैग्नेशन किसको बोलते हैं सर? ये भी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन यहां पे क्या है? विदाउट हाई इन्फ्लेशन। यहां पे इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि स्टैगफ्लेशन के केस में होता है। डिफ्लेशन क्या है सर? ये है ड्रॉप इन प्राइस लेवल्स। इन्फ्लेशन का उल्टा, ड्रॉप इन प्राइस लेवल्स। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट टू इन्फ्लेशन। रिसेशन अभी बताया ही था मैंने आपको। ठीक है,
ये स्लो या आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक डाउनटाउन है, डाउनटर्न है, ठीक है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, राइट। और इसमें इन्फ्लेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें इट मे नॉट इन्वॉल्व इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, रिसेशन के टाइम पे जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन भी हो, ठीक है। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग। देखो क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कहीं पे पैसा लगाया, राइट, जैसे कि ये ऐसा यहां पे एक जमीन है, ठीक है, एक टुकड़ा है जमीन का, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है, यहां पे बहुत बड़ा टुकड़ा है, मैं इस पेज पे जितना आ रहा है मैं उतना ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। लेट से ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। अब इस टुकड़े से क्या हुआ, अभी ये बैरन लैंड था, ठीक है। इस बैरन लैंड से क्या किया गया कि सरकार ने एक सड़क निकाल दिया, एक हाईवे निकाल दिया, ठीक है। क्या कर दिया, एक हाईवे निकाल दिया। जब इससे हाईवे निकल जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, लोग जमीनें लेने लग जाएंगे, अगर बाद में पता चला तो, ठीक है, क्लियर है। यहां के जमीनों के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अब हुआ क्या यहां पे कि गवर्नमेंट ने यहां पे स्पेंड किया, पहले यहां कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आसपास के एरिया में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहां से हाईवे निकल गया तो यहां पे कुछ ढाबे बन जाएंगे, अगर यहां से हाईवे निकल गया तो हो सकता है कोई मॉल बन जाए, अगर यहां से हाईवे निकल गया हो सकता है कोई इस तरीके का कोई स्कूल बन जाए या कुछ, या वाटर पार्क बन जाए, ठीक है, राइट। तो जब गवर्नमेंट कहीं पे स्पेंड करती है तो उसके बदले में अगर खुद से इंड्यूस्ड तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस जगह पे आता है तो इस फंडे को हम क्या बोलते हैं, क्राउडिंग इन। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है सर, डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी देख लेते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि फंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाई बोरोइंग, फंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाई बोरोइंग, उधार लेके खर्च करना, ठीक है। इसी तरीके से क्राउडिंग आउट क्या होता है, क्राउडिंग इन का एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, राइट। ये तब होता है जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग reduces प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, reduces प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, राइट, उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ऐसा तब होता है नॉर्मली जब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि मतलब उससे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, या टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से, तो जो आम जनता है वो क्या करती है, या जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक आईटी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आईटी में भी यही होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी उसने आईटी को क्या करने, मतलब उसको एक्सपैंड करने का फैसला लिया, तो जो वहाँ के लोग होंगे उनके सैलरी में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने आईटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया तो गवर्नमेंट ने आईटी के बढ़ावा देने की वजह से आईटी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी आईटी कंपनीज को, ठीक है, राइट। ज़्यादा वो होगा, पैसा खर्च होगा, तो वहाँ पे फिर क्राउडिंग आउट होती है। पंपिंग आउट क्या होता है सर, पंपिंग आउट, व्हाट इज पंपिंग आउट। पंपिंग आउट का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि ये कोई इकोनॉमिक टर्म है ही नहीं ठीक है ही नहीं। चलिए, अभी एक बिहार में बड़ी मज़ेदार खबर आई, आप लोग देखना, सर्च करना, लेटेस्ट मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा था, पता नहीं कब की खबर है एक सेम इसी तरीके का एक बैरन लैंड एक जगह पे पड़ा हुआ था, तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना वो उसमें से प्लॉट्स कट करते हैं, ठीक है, फिर उसको बेचते हैं। अब यहाँ के जो प्लॉट्स थे वो बिक नहीं रहे थे, बहुत दूर था ये, ठीक है, बहुत दूर था। तो इन्होंने क्या किया, एक फर्जी यहाँ पे पुल बना दिया छोटा सा, ठीक है, एक फर्जी पुल बना दिया
यहाँ से बीच से एक छोटा सा नाला जाता था, उस नाले के ऊपर हल्का सा, मतलब हार्डली 10 मीटर का, 10 मीटर भी नहीं होगा इनफैक्ट, तो 10 मीटर का एक पुल बना दिया मतलब ये बताने के लिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाने वाली है, यहाँ से रेलवे जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। और ये जो पुल बनाया ये इन्हीं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इन्होंने खुद का पैसा डाल के 10-20 लाख डाल के बना दिया। जब पुल बनना शुरू हो गया तो लोगों को लगा कि अरे यार यहाँ तो सरकारी कुछ ना कुछ आने वाला है तो उन्होंने प्लॉट्स लेने शुरू कर दिए। जब प्लॉट्स ले लिए उसके बहुत दिनों बाद पता चला कि यार ऐसा कोई पुल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दिस इज़ वाई वी से कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हमारे देश में चल रही है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यूड टू बी मॉडरेट ड्यूरिंग 2017-18। ठीक है, ये पहला आपके पास स्टेटमेंट है। देयर वाज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फूड इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली इन पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड। अब 2017-18 के लिए इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। दोनों ही सही है इनफैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 2017-18 में मॉडरेट था इन्फ्लेशन एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फूड इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड। उस टाइम पे रिडक्शन था इन्फ्लेशन पे, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट इन्फ्लेशन आपको बताया अभी, सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। इससे परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। मतलब पहले अगर आप 100 रुपए में लेट से 10 kg आप पोटैटो खरीदते थे, ठीक है, तो अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो 100 रुपए में मात्र लेट से 6 kg पोटैटो आप खरीद सकते हो। तो 100 रुपए की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम होगी। पहले 100 रुपए में ज्यादा सामान आता था, अब कम आ रहा है। कितने टाइप के इन्फ्लेशन हो रहा है? एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कब होता है? इट इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव डिमांड ओवर सप्लाई। अगर ज्यादा डिमांड हो रहा है, सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन होगा। दूसरा क्या तरीका है सर? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब कहने का कि पहले अगर हम कह रहे हैं कि एक मोबाइल फोन को बनाने में 2,000 रुपए लगते थे और उसको बेचा जाता था 5,000 रुपए में, अब मोबाइल फोन को बनाने के लिए जो जो आइटम्स चाहिए उनका ही कॉस्ट बढ़ गया। जब उनका कॉस्ट बढ़ेगा तो अब मोबाइल फोन को बनाने में 2,000 की जगह 2,200 रुपए लगेंगे, 2,500 रुपए लगेंगे, 2,600 रुपए लगेंगे। तो जब बनाने की कॉस्ट ही ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो बेचने का कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वेजेस और रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाता है, या तो मैन पावर का कॉस्ट, मतलब जो दिहाड़ी है वो बढ़ गई, और या तो फिर जो पार्ट्स हैं उनका प्राइस बढ़ गया। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये क्या होता है सर? ड्यू टू वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, या एक व्यक्ति नहीं, इन जनरल हम मान के चलते हैं कि 1,000 रुपए पर डे कोई कमा रहा है, ठीक है, या 10,000 रुपए पर डे कोई कमा रहा है, ठीक है, तो 10,000 तो ज़्यादा हो गया, 2,000 रुपए लेके चलते हैं। 2,000 रुपए पर डे कोई मान लीजिए मजदूर है, या कोई मजदूर नहीं, इनफैक्ट IT मजदूर कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो एक सर्टेन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल उनकी है, ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल है। अब इस लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए और ज्यादा कमाते हैं। कितना कमा रहे हैं? 2,500 रुपए कमा रहे हैं। जब 2,500 रुपए कमा रहे हैं तो फिर क्या होगा? फिर और थोड़ा लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, मतलब पैसा बढ़ा तो लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई, लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई तो और पैसा, फिर और पैसा तो और अच्छी लाइफस्टाइल। तो इससे क्या होता है कि वेज और प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो मतलब किसी की सैलरी अगर बढ़ी तो उधर से महंगाई भी बढ़ गई, फिर महंगाई बढ़ी तो सैलरी बढ़ानी पड़ी, फिर सैलरी बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई, फिर महंगाई बढ़ी तो सैलरी बढ़ानी पड़ी। तो ये चलता रहता है, जैसे कि जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं हम लोग, इसी की वजह से मिलता है। तो अगर किसी का पहले 2,000 रुपए पर डे का इनकम था, ठीक है, तो उसको लेट से एक सर्टेन महीने का खर्चा था 30,000 रुपए। अब वो कह रहा है कि हमें थोड़ा और ज्यादा वेज चाहिए, तो जब 2,000 की जगह उसको 2,500 रुपए पर डे मिलने लगा तो उसका महीने का खर्चा पहुंच गया 50,000 रुपए। ठीक है, जब 50,000 पहुंच गया तो वो बोल रहा है कि हमें और पैसा चाहिए, तो फिर उसका 2,500 से 3,000 किया गया। जब 3,000 किया गया तो और खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक स्पाइरल बन जाता है। ठीक है, तो ये चलता ही रहता है, राइट। इफेक्ट क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? रेड्यूसेस परचेजिंग पावर। पहली चीज तो महंगाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाएगी, ऑफ मनी। इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग, जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। बेनिफिशियल फॉर डेटर्स बट हार्मफुल फॉर सेवर्स।
डेटर्स के लिए बेनिफिशियल है, सेवर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है। कैसे सर, कैसे? जिन्होंने उधार लिया, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी से 100 रुपये उधार लिए, अब वो 1 साल बाद दे रहा है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन वो कितना देगा वापस? 100 ही रुपये देगा, महंगाई बढ़ गई फिर भी। ठीक है, सेवर्स के लिए दिक्कत है। ठीक है, सेवर्स के लिए दिक्कत है, वो अभी भी 100 रुपये सेव कर रहे हैं और पैसे की वैल्यू जो है कम हो रही है, उनका सेविंग कोई किसी मतलब का नहीं है। वो 1 साल बाद 80 रुपये उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई तो बढ़ गई ना। कैन लीड टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इफ अनकंट्रोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गई तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? अब 2 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई बेसिकली इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसेस मनी सप्लाई, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस स्पेंडिंग और टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। सप्लाई साइड मेजर्स, बूस्टिंग प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इन सब चीज़ों से भी एफडीआई आपके पास आता है और इससे भी कई बार महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिफ्लेशन क्या है सर? डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्या कॉसेस हो सकते हैं? डिमांड कम हो जाए इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाए, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए, अचानक से टमाटर इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए कि उसको रखने के लिए जगह ही नहीं बचे। ठीक है, और डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का डिक्रीज हो जाना। डिफ्लेशन के इफेक्ट क्या होते हैं सर? इंक्रीजेस रियल डेट बर्डन। ठीक है, रियल डेट बर्डन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस बिजनेस प्रॉफिट्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रॉफिट कम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। कंज्यूमर्स डिले परचेजेस, वर्सनिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब जब स्लो डाउन होता है, जब डिफ्लेशन होता है, तो उसके केस में क्या होता है कि कंज्यूमर्स परचेज इतना जल्दी नहीं करते हैं, इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन और ज्यादा होता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको? पहली चीज मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इंक्रीज कर देती है इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस कर देती है मनी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से। ठीक है, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कंट्रोल मेजर्स क्या है डिफ्लेशन को के लिए। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या चेंज कर सकते हैं डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? पहला, गवर्नमेंट रिड्यूसेस स्पेंडिंग एंड इंक्रीजेस द टैक्सेस। पहले केस में क्या है? इस केस में क्या है कि दूसरा हो गया, फिर तीसरा क्या हो गया? सप्लाई साइड मेजर्स, बूस्टिंग प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन, दोनों ही हार्मफुल होते हैं अगर एक्सट्रीम में है। ठीक है, राइट? तो हम नॉर्मली ये चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो मॉडरेट रहे, लगभग 4-5% के आसपास, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following policies help to raise interest rates unambiguously and thereby lead to appreciation of currency? ठीक है, कौन सी पॉलिसी है जिससे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और करेंसी का अप्रिसिएशन होगा? राइट, तो ये पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई या फिर टैक्सेस इंक्रीज हुए, जिससे कि ओवरऑल डिमांड कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मनी सप्लाई कम होती है। ठीक है, इससे बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंप्रूव होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राइट, Which of the following forms of money supply is considered as the most widely used in the Indian monetary system? ये बहुत फेवरेट टॉपिक आ गया आप सबका, M1, M2, M3, M4. Which of the following forms of money supply is considered as the most widely used in the Indian monetary system? हमारा M3 है सर, M3। इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, ब्रॉड मनी। राइट, M1 क्या होता है सर? M1 क्या होता है? M1 इज नैरो मनी, नैरो मनी। ठीक है, M2 भी क्या है? नैरो मनी। M3 क्या है? ब्रॉड। और M4 क्या है? ये भी ब्रॉड मनी है। ठीक है, राइट, क्लियर है? अब M1 के अंदर, M1 जो नैरो मनी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इसके अंदर वो करेंसी है जो सर्कुलेशन में है, करेंसी इन सर्कुलेशन।
प्लस डीडी विथ बैंक्स, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आती है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, ठीक है। M3 के अंदर क्या चीजें हैं सर? M3 के अंदर आता है M1 में जो आ रहा है वो, और प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, लाइक FD, ठीक है। तो इस तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेपो रेट? रेपो रेट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो अचानक से लोन्स लिए जाते हैं बैंकों के द्वारा उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक्स ऑन ओवरनाइट बोरोइंग, बिल्कुल, पे कौन करता है? कमर्शियल बैंक। चार्ज कौन करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्लियर है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इट इज द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, ये भी सही है। जो कोई भी सेंट्रल बैंक से लोन लेता है कमर्शियल बैंक, तो आपस में वो लोग डिसाइड करते हैं कि इतना यहां पे इंटरेस्ट रेट पेड करेंगे। एंड इट इज द कॉस्ट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, नहीं, कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। इट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग फंड्स यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलैटरल, ठीक है। यहां पे कोलैटरल के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको हम G-SEC बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता है कोलैटरल, बल्कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है यहां पे कोलैटरल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। द कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? CRR क्या होता है सर? ठीक है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट्स, नो। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंसेस विद द RBI, यस। वो रेशियो, वो पैसा जो कि आपको नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिनको हम NDTL बोलते हैं, तो NDTL का वो हिस्सा जो आपको किसी बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है कि लोगों का पैसा जमा है बैंक के पास, तो RBI कहती है कि ये जो लोगों का पैसा जमा है आपके पास, इसमें से कुछ हिस्सा आप हमारे पास हमेशा रखोगे, ताकि कल को आपके साथ कुछ दिक्कत होती है तो लोगों का पैसा सेफ रहे, या एटलीस्ट सेफ रहने के अलावा भी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो चीजें आपको करनी है, उसके लिए आपके पास हमेशा एक अमाउंट रहे जो कि एक तरीके से गुल्लक में डाल के रखा गया है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो इट इज अ पोर्शन ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो कि इट मस्ट बी केप्ट विद द RBI इन कैश फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इससे क्या होता है? लिक्विडिटी कंट्रोल रहती है, लिक्विडिटी इज कंट्रोल्ड, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज द पॉलिसी which refers to the actions taken by country's central bank RBI to control money supply, inflation and economic growth. It influences liquidity, credit availability and overall economic stability. इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। कौन लाता है? RBI लाती है। फिस्कल पॉलिसी कौन लाता है? गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। कितने टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी है? पहला है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ताकि ग्रोथ को बूस्ट किया जाए। इसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं? मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन। वहीं पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है सर? जब हम इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना होता है, जिसमें मनी सप्लाई हम कम कर देते हैं, गवर्नमेंट कम करती है बेसिकली, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं, बोरोइंग एंड स्पेंडिंग कम हो जाती है और इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, ठीक है, राइट। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी ये फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें, एक्सपेंशनरी की बात करें, तो इट इज टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करें तो राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है सर? रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जिस रेट से RBI
किसी एक्सिस बैंक को, किसी आईसीआईसीआई बैंक को, किसी देना बैंक को, किसी आरबीएल बैंक को पैसा देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर हायर रेपो रेट होगा तो कॉस्टलियर लोन मिलेगा, कॉस्टलियर लोन मिलेगा तो लेस मनी सप्लाई होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। दूसरा क्या है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है, रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक। अब कई बार क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों से बोरो करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बैंक अपना पैसा आरबीआई को देती है, रखती है। तो उस केस में अगर हायर रिवर्स रेपो रेट है तो बैंक पार्क मनी विथ आरबीआई ज़्यादा पैसा लगाएंगी, मतलब ज़्यादा पैसा रखेंगे आरबीआई के पास, और मनी में मार्केट में कम मनी होगा। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मार्केट से मनी कम होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, सीआरआर। ये टोटल जो बैंक के पास पैसा है उस पैसे में से आरबीआई के पास जो रखता है बैंक पैसा, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि बैंक के पास 10,000 करोड़ है, पूरा अपने पास रख लिया और कल को कहीं बांट दिया, पूरा लोन दे दिया, और लोगों का जो पैसा जमा है वो लोग पागल हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए कुछ पैसा हमेशा किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है। अगर हायर सीआरआर है तो लेस मनी टू लेंड और लोअर इन्फ्लेशन होता है। ज्यादा सीआरआर का मतलब क्या हुआ कि बैंक अपने टोटल जमा पैसे में से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा। जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास है तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा, किसके लिए, उधारी देने के लिए, लोन देने के लिए। और लोन अगर कम देगा बैंक नॉर्मल जनता को तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स और रेपो और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो यहां से आप समझ भी सकते हैं, कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक को दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट, और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को दे रहा है तो वो रेपो रेट है। ठीक है, क्लियर। फिर कुछ और यहां पे टर्म्स हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज एनडीटीएल दैट बैंक्स मस्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो ये रेशियो होता है इसको बोलते हैं एसएलआर। हायर एसएलआर का मतलब लेस लिक्विडिटी, ज्यादा एसएलआर का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास कम पैसा बचा, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसको बोलते हैं, आरबीआई बाइस एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि मार्केट में पैसा छोड़ना है तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। जब परचेज करेगी तो पैसा देना पड़ेगा, भाई किसी चीज को आपने रखा तो उसको बदले में पैसा देना पड़ेगा, पैसा मार्केट में जाएगा तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। और अगर उल्टा करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी, सारा पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी मार्केट से कम हो जाएगी। अब बाइंग इंजेक्ट्स मनी, सेलिंग एब्जॉर्ब्स मनी। मनी एब्जॉर्ब करना है तो सेल कर देगी, इंजेक्ट करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर लेगी, कौन, आरबीआई। नेक्स्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ये क्या है सर, इमरजेंसी बोरोइंग विंडो फॉर बैंक्स एट अ रेट हायर देन रेपो रेट। रेपो रेट से ज्यादा रेट पे इमरजेंसी विंडो है ये। ठीक है, कि भाई आप इमरजेंसी में पैसा ले सकते हो आरबीआई से। ठीक है, राइट। चलिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स का क्या रोल है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इससे बोरोइंग इंकरेज होती है, इन्वेस्टमेंट भी इंकरेज होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो रिड्यूसेस बोरोइंग एंड इन्फ्लेशन और स्टेबलाइजेस इकोनॉमी। ठीक है, राइट। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं, एमपीसी, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 में बनी थी, 2016 में अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था इसका। 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी सवाल आ चुका है सीडीएस में, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। और रेपो रेट को सेट करती है टू मेंटेन इन्फ्लेशन अराउंड 4%। इसमें ±2% चलता रहता है, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रेपो रेट मेंटेन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट आरबीआई का सेट करने के लिए होती है ये। ठीक है, 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के, इंक्लूडिंग गवर्नर। ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नर, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The contraction of private investment spending due to deficit spending by the government is called, क्या होता है सर, थोड़ी देर पहले ही देखा था, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। जब इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर।
ठीक है, राइट, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। पंप प्राइमिंग क्या होता है? पंप प्राइमिंग होता है जब क्राउडिंग इन मैंने आपको बताया ही था कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को देख करके बाहर के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पंप प्राइमिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट टेम्परेरली इंक्रीजेस स्पेंडिंग, इंक्रीजेस स्पेंडिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग, ठीक है। किस लिए करती है? स्टिमुलेट द इकोनॉमी। अब बेसिकली पंप प्राइमिंग जो टर्म है वो पंप से आया, पंप यानी कि जो आपके घरों में होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पंप को आप देखोगे कई बार पंप जो है पानी नहीं देता है, ठीक है। तो जब पानी वो नहीं देता है, ठीक है, तो उसका एक फुटबॉल होता है, वो उसको पानी के अंदर डुबा दिया जाता है और फिर उसमें ऊपर से कुछ पानी डाला जाता है, ठीक है, चालू करके ऊपर से पानी डाला जाता है या पानी डाल करके चलाया जाता है, ताकि पहले उसमें कुछ पानी डाल दिया फिर वो खुद फेंकेगा। तो वैसे यहाँ पे पंप प्राइमिंग होती है कि गवर्नमेंट कुछ पैसा लगा देती है और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें खुद पैसा लगाते हैं। डंपिंग क्या होता है सर? डंपिंग होता है सेलिंग गुड्स, डंप करना, ठीक है, इन अ फॉरेन मार्केट, इन अ फॉरेन मार्केट एट अ लोअर प्राइस, at a lower price than the domestic market. डोमेस्टिक मार्केट, इसको बोलते हैं डंपिंग। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये सवाल कितनी बार आ चुका है, क्राउडिंग इन, ठीक है। नेक्स्ट, द 14th Finance Commission assigned different weights to the following parameters for distribution of tax proceeds to the states, ठीक है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है, राइट। तो सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस इसको दिया गया है 50%, ठीक है, राइट। पॉपुलेशन 17.5%, राइट। एरिया की अगर हम बात करें तो ये लगभग 15% और डेमोग्राफिक चेंजेस को लगभग 10%। तो अब यहाँ से अगर हम जो इनको अलग अलग वेट मिला है उस हिसाब से इनको अरेंज करें तो नंबर 1 पे आएगा इनकम टैक्स, ठीक है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है और ये नंबर 4 पे है, ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 3, ऑप्शन नंबर B, 1, 2, 4 and 3. Fiscal policy. It refers to the government's use of taxation, public spending and borrowing to influence the economy. It is managed by the Ministry of Finance. ठीक है, अब कितने टाइप के होती हैं फिजिकल पॉलिसी? पहली होती है एक्सपेंशनरी, बहुत पढ़ा है सर ये टर्म, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उसको एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। इट इंक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, reduces taxes and used during recessions और slow growth। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है, डिक्रीजेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीजेस टैक्सेस एंड यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, ठीक है, राइट, क्लियर है। इसके कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल पॉलिसी के? पहला रेवेन्यू पॉलिसी, इसका मतलब यह है कि हाउ द गवर्नमेंट अर्न्स मनी, कैसे पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। एक तो टैक्स से आता है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कैसे पैसा खर्च करेगी, हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब्सिडीज में, सैलरीज में, ठीक है। उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग टू कवर शॉर्टफॉल्स इन रेवेन्यू। तो 3 टाइप के यहां पे कंपोनेंट्स है फिजिकल पॉलिसी के, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टर्म्स है, क्राउडिंग आउट, व्हेन हाई गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, राइट, ये होता है। गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग, ठीक है, बोरोइंग से फाइनेंस करती है, बॉन्ड्स इश्यू करती है, ठीक है, इससे डिमांड फॉर फंड बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, इससे प्राइवेट लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बिजनेसेस को लोन मिलता नहीं है या मिलता है तो वो लेना नहीं चाहते क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है, एंड हेंस रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज सीन एंड इट स्लोज द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राउडिंग आउट, ठीक है। एक फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट होता है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट और एक रिसोर्स क्राउडिंग आउट होता है, गवर्नमेंट
यूजेस रिसोर्स, जैसे लेबर है, मटेरियल है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इन्हीं रिसोर्स को प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी यूज कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट के पैसा लगाने की वजह से अब गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास रिसोर्स की कमी हो गई, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं। दूसरा, गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके रेट्स भी बढ़ा देती है कई बार। तो इससे फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार हटाओ, हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन टू अवॉइड क्राउडिंग आउट, क्या हम सॉल्यूशंस इसके लिए कर सकते हैं? बैलेंस्ड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, एफिशिएंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्टिव सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, एंड एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, राइट। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में सबसे पहले किसने की ये कहा था? इट इज जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनकी एक बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने बात की थी डेफिसिट फाइनेंसिंग की। ठीक है, मतलब इनका कहना यह था कि इकोनॉमिक डाउनटर्न जब होगा तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर देन देयर रेवेन्यू, उसको बोलते हैं डेफिसिट स्पेंडिंग। ठीक है, ताकि ज़्यादा पैसा मार्केट में लाया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल कौन है? इन्होंने सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काफ़ी काम किया, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन कौन है? ये मॉनेटरी पॉलिसी पे इनका ज़्यादा फोकस था। ठीक है, ही वॉज मॉनेटरिस्ट। चलिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग ये क्या होता है? पैसा कम, गवर्नमेंट बोरोज मनी और प्रिंट्स न्यू करेंसी टू कवर बजट डेफिसिट, एक्सेस ऑफ स्पेंडिंग ओवर रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, अगर जितना खर्च हो रहा है उससे कम पैसा आपके पास, या जितना पैसा है आपके पास उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, कैसे करती है गवर्नमेंट? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई या फॉरेन सोर्सेज से, प्रिंटिंग मोर मनी। ठीक है, ज़्यादा पैसे की जरूरत है, प्रिंट कर लो। ठीक है, यूजिंग फॉरेन रिजर्व, सेलिंग फॉरेक्स टू मैनेज डेफिसिट। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। इफेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो बूस्ट हो जाती है, फंड्स डेवलप हो जाते हैं, जॉब क्रिएट होती है, लेकिन इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, पब्लिक डेट बढ़ता है, एंड क्राउड आउट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, क्राउडिंग आउट होती है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एफआरबीएम एक्ट 2003 है फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, बैलेंस्ड बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? राइट, सो पहला, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed. Nominal GDP is calculated by valuing outputs of different years of constant prices, and real GDP per capita is the ratio of real GDP divided by population. इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये मतलब इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। ठीक है, रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड कैलकुलेटेड यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस, एक बेस ईयर के लिए। ठीक है, क्लियर है। बाकी पोटेंशियल जीडीपी, जो इसका इनकरेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, ये करंट प्राइस पे होता है, डिफरेंट ईयर्स पे नहीं होता है, कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, गिवन ईयर के प्राइस पे होता है।
द mismatch in the regional or occupational pattern of job vacancies and the pattern of worker availability results in, इससे किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? इससे होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब, ठीक है, और वर्कर की अवेलेबिलिटी, कि वर्कर है वहाँ पे अवेलेबल या नहीं है, वैकेंसी है या नहीं है, इसकी वजह से, या जो रीजनल पैटर्न होता है कि एक टाइम पे एक रीजन में खूब जॉब क्रिएट होती है, फिर अचानक से जॉब गायब हो जाती है, तो इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट। वर्कर के पास स्किल है बट वो मैच नहीं कर रही है अवेलेबल जॉब से, मतलब एक आदमी को कंप्यूटर चलाना आता है बट वहाँ पे बहुत सारी जॉब है अकाउंटेंट की, तो वो मैच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और लोकेशन, ठीक है, राइट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जैसे कि मोर वर्कर्स देन नीडेड, मोर वर्कर्स देन नीडेड। अब मान लो 10 लोगों की जरूरत है कहीं पे और वहां पे 20 लोग हैं, तो उससे क्या होगा कि ये भी एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ही है, डिस्गाइज्ड है। ऐसा लग रहा है कि वहां पे सब काम कर रहे हैं या सबको काम मिला हुआ है, बट एक्चुअली है नहीं वहां पे। ऑल्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी क्या है सर? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड। इट मेजर्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन, ठीक है। अब कितने टाइप की होती है? नॉमिनल जीडीपी मेजर्ड एट करेंट मार्केट प्राइसेस, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी होता है, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी क्या है? एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है? एक्सक्लूड टैक्सेस एंड इंक्लूड सब्सिडीज, और मार्केट प्राइस में इंक्लूड्स टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब क्या क्या तरीके होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए? पहला मेथड क्या है? प्रोडक्शन मेथड, कि जितना हम, इट एड्स द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसके हिसाब से। दूसरा इनकम मेथड, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्नड, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? जितना कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है और नेट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, राइट। कुछ यहां पे टर्म्स हैं, इंडिकेटर्स हैं इनफैक्ट, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट है, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ओवर टाइम, और इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसी भी देश का पता चलता है। नेक्स्ट क्या है सर? इन्फ्लेशन रेट, जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज करना, परचेजिंग पावर इससे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, परसेंटेज ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड बट सीकिंग वर्क, ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड है, काम ढूंढ रहे हैं। जॉब मार्केट हेल्थ को बताता है कि भाई जॉब है मार्केट में कि नहीं है। नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, पैसा कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें क्या है कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, करेंसी की वैल्यू बिगड़ती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई की फॉरेक्स होल्डिंग को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, डिटरमाइंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स, जो लेंडिंग और बोरोइंग के लिए इंटरेस्ट हम लगाते हैं, मतलब आरबीआई लगाता है बैंक्स पे, उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विथ रैपिड इन्फ्लेशन, यानी कि राइजिंग प्राइस लेवल। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, बट क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो लेट अस डू इट वन मोर टाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एंड हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा, ठीक है। रिसेशन भी आपको पता ही है क्या होता है,
इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है। स्टैग्नेशन क्या है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बट मे नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जरूरी ऐसा नहीं है।